जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब परिवार में। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चनों की हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा का दर्जा दिया था। यह प्रश्न आप सभी लोगों को तो बहुत ही आसानी से पता होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हिंदी की आद्य जननी क्या है? हिंदी की आद्य जननी क्या है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा हिंदी की आद्य जननी है। और हिंदी का जो विकास क्रम है वो कुछ इस प्रकार से हुआ था। पहले हमारा संस्कृत, फिर उसके बाद में पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी का विकास हुआ। यानी हिंदी का विकास 5th नंबर पे हुआ है। पहले संस्कृत था, फिर उसके बाद में थोड़ी आसान हुई पाली, फिर पाली से प्रकृत, फिर प्रकृत से अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। हमारा अगला सवाल है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा अगला सवाल है, हिंदी भाषा को हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी स्वीकार किया गया है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि जो है देवनागरी स्वीकार की गई है। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, छठा हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? छठा हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 में हुआ। कहाँ हुआ था? लंदन, यूके में हुआ था। अब इसी क्रम में हम 5 हिंदी के सम्मेलन को यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि छठा हम इस प्रश्न में पढ़ चुके हैं। पांचवा 5 तक हम देख लेते हैं। हमारा पहला हुआ था 1975 में नागपुर, भारत में। दूसरा हमारा हुआ था 1976 पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। और तीसरा हमारा हुआ था 1983 में नई दिल्ली, भारत में। और चौथा हमारा 1993 में पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट लुइस, मॉरिशस में हुआ था। पांचवा 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद एवं टोबैगो में हुआ था। और हमारा छठा हुआ था 1999 में लंदन, यूके में। आप इसे नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है, ब्रह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। गाइस, अगर इस वीडियो में हमसे अगर कोई सवाल गलत हो जाता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर गलत होगा तो आप हमें बताइएगा जरूर। हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। हमारा सवाल नंबर 10 है, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जो है वो केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था? तुम्हारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी सवाल आप लोगों को बचपन से ही पता होंगे कि आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 में। और हमारा नेक्स्ट सवाल है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? तो आप सभी को पता ये होगा कि छोटी ई और बड़ी ई और री जो है वो हमारा स्त्रीलिंग वर्ड होता है। और इसमें बड़ा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग वर्ड नहीं है। छोटी ई, बड़ी ई और री जो है स्त्रीलिंग वर्ड होते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन और ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा तालव्य व्यंजन है। तो पहले का से होता है, हमारा जो का से स्टार्ट होता है
वो कंठ व्यंजन होता है जो चा से स्टार्ट हो जाए, वो तालव्य व्यंजन होता है। तो तालव्य व्यंजन चा, छा, जा, झा, या, छोटी बड़ी ई और या और सा है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छा जो है वो हमारा तालव्य व्यंजन है, या तालु व्यंजन भी इसे कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, लुंठित ध्वनि है, लुंठित ध्वनि है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रा जो है लुंठित ध्वनि है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। या और वा को अर्धस्वर कहते हैं, रा को परकंपित लुंठित कंपनजात व्यंजन कहते हैं, और ला को जो कहते हैं पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमारा अगला सवाल है, ओष्ठ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कौन सा है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ओष्ठ भी है, ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन पा, फा, बा, भा, मा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओष्ठ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जो ये का, चा, टा, ता और पा, ये जो वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, ये इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें हमारा अल्प प्राण है, अल्प प्राण व्यंजन जो होता है, अल्प प्राण है ना यहाँ पे, अल्प प्राण ये वाला, तो अल्प प्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है वह अल्प प्राण होता है। तो पहला है ना, पा से स्टार्ट हुआ है, तो वर्ग का पहला अक्षर है ये। और महाप्राण जो होता है वो दूसरा, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो हमारा महाप्राण होता है। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, या किस प्रकार की ध्वनि है? या किस प्रकार की ध्वनि है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, या जो है वो हमारा तालव्य व्यंजन है। तालव्य ध्वनि यानी तालु से इसकी ध्वनि की उत्पत्ति होती है, तो इसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालव्य व्यंजन में चा, छ, जा, या, छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी ई, या और सा, बड़ा वाला सा जो है हमारा तालव्य व्यंजन होता है। और दंतोष्ठ में, दंतोष्ठ में वा वर्ण जो है हमारा वो दंतोष्ठ होता है। और कंठ जो है, कंठ वर्ण जो हमने कहा था कंठ व्यंजन, तो का, खा, गा, घा, अंग, छोटा, छोटा अ, फिर बड़ा अ, फिर हा और विसर्ग, ये हमारे कंठ वर्ण होते हैं। और वो और जो होते हैं वो कंठ ओष्ठ होते हैं, कंठ ओष्ठ होते हैं वो और वर्ण जो होते हैं। उम्मीद करता हूँ यह भी सवाल आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारा अगला सवाल है, लिपि चिन्हों, हमारा अगला सवाल है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह नहीं कहते हैं, हमारा आंसर ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है हमारा, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या जो हमारा होता है वो हमारा होगा 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि छोटा अ, छोटा, छोटी ई, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और छोटा ऊ और री जो है वो हमारा होते हैं ह्रस्व स्वर। छोटा, छोटी ई और छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनकी संख्या होती है 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 नंबर सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, आ वर्ण का, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग कौन सा है? यही हमारे जो है का से, का, चा, टा, ता और पा, ये जो पांचों वर्ग हैं यही हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें ढा का पूछा है, तो ढा जो होगा वो टा वर्ग का, टा वर्ग का, टा, ठा, डा और चौथे नंबर पर टा वर्ग का चौथा स्थान है ढा का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा सवाल नंबर 21 है, स्पर्श व्यंजन, दंत व्यंजन, अघोष वर्ण और महाप्राण वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं कि डी कैसे सही है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जो का, चा, टा, ता और पा, ये पांचों वर्ग हैं, इनकी संख्या 25 होती है पांचों वर्ग में। ये सभी स्पर्श व्यंजन है। था जो है स्पर्श व्यंजन है। और दंत व्यंजन, दंत व्यंजन में ता, था, दा, धा, ना, तो यहाँ पे भी था आ रहा है। अघोष वर्ण जो होते हैं पहला और दूसरा वर्ण, तो इसमें ता के बाद में पहले ता लिखेंगे,
फिर आएगा था, फिर उसके बाद में दा। तो यहाँ भी पास हो गया, मतलब अघोष भी है। और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण जो होते हैं, वर्ग का दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो इस वजह से हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, था जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, केवल मुंह से बोले जाने वाले 7 स्वर वर्णों की संख्या, 7 स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले 7 स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्नुनासिक कहते हैं केवल मुंह से बोले जाने वाले शब्दों को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं? निम्नलिखित व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चा छा जा जहाँ को हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या, रा, ला और वा। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ला जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन है। हमारा अगला सवाल है, छोटी ई बड़ी ई जा छा जा चा छा जा है नहीं, लेकिन झा और इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालव्य व्यंजन। हमारा अगला सवाल है, कंठोष्ठ दीर्घ वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो और ओ। जो ये ओ होता है, ओ और औ, ये हमारे होते हैं कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। हमारा अगला सवाल है, जा किन वर्णों के सहयोग से बनता है? जा किन वर्णों के सहयोग से बनता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधज्जा प्लस इया से मिलकर के जा बनता है। हमारा अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 वर्ण है, 33 इनकी संख्या है। हमारा अगला सवाल है, घा, गा, डा, ठा और ता निम्नलिखित इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो हमारा अघोष होता है। तो पहला ता जो है इसमें से पहला हो जाएगा, फिर दूसरा ठा हो जाएगा, टा के बाद में ठा आता है ता, यानी दो वर्ण ऐसे हैं, दो वर्ण ऐसे हैं जो अघोष हैं इनमें से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, इनमें से री क्या है? इनमें से री क्या है? व्यंजन, स्वर दोनों या संयुक्त व्यंजन? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी क्रम में हम वीडियो को लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।